ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो हम कहाँ पर थे? आई थिंक हम ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपर लिम्ब की इंजरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो अपर लिम्ब है उसकी इंजरी को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपर लिम्ब के पास कौन सा प्लेक्सस आता है। ओके। तो जो अपर लिम्ब को सप्लाई करने वाली नर्व्स होती है वो आती है ब्रेकियल प्लेक्सस से। कौन से प्लेक्सस से आती है? ब्रेकियल प्लेक्सस से। लेट मी टॉक अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, ठीक हो गया। तो जो अपर लिम्ब है उसको नर्व सप्लाई देने के लिए ब्रेकियल प्लेक्सस आता होता है। अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसकी रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8 और T1 तक होती है। यानी जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है अपर लिम्ब को सप्लाई करता है C5, C6, C7, C8 और T1 से आता होता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर रूट्स होते हैं, ट्रंक होती है, ब्रांचेस होती है। ओके। रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस, डिवीजन, कोर्ड्स, ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसका निमोनिक होता है रामू टेलर ड्रिंक कोल्ड बेयर। ये हम BD84 में रट्टा मारते थे। क्लियर? तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले आपको रूट्स देखने को मिलते हैं। R से रूट्स हो जाएगा, T से आपको ट्रंक देखने को मिलेगा, D से डिवीजन होती है। ओके। C से क्या होता है? C से कोर्ड्स बनते हैं। और लास्ट में B से क्या होती है? ब्रांचेस आपको देखने को मिलती होती है। ब्रांचेस देखने को मिलती होती है। जो रूट्स होती है वो C5 से लेकर T1 से निकलती होती है। C5 से लेकर T1 से निकलती होती है। क्लियर? तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। फिर लेट मी शो यू, ये C5 है, ये C6 है, C8 और T1 आ जाती है। जो C5 और C6 होती है ये मिलके क्या बनाती है? सुपीरियर ट्रंक बनाती है। ये क्या बनाती है? सुपीरियर ट्रंक बनाती है। जो आपका C8 और T1 है ये आपका इंफीरियर ट्रंक होता है। ये आपका क्या होता है? इंफीरियर ट्रंक बनता है। और जो C7 होता है वो मिडल ट्रंक बन जाता होता है। मिडल ट्रंक बन जाता होता है। फिर जो इंडिविजुअल ट्रंक होता है वो दो डिवीजन बनाता है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक हो गया? क्लियर? तो ये एंटीरियर डिवीजन आ गई इसकी, ये एंटीरियर डिवीजन आ गई इसकी। यानी जो हर ट्रंक होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देता होता है। क्लियर? ठीक हो गया? एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देता होता है। जो एंटीरियर डिवीजन होती है सुपीरियर ट्रंक की और मिडल ट्रंक की, ये दोनों मिलके क्या बनाती है? ये दोनों मिला के लैटरल कोड बनाती है। कौन सा कोड बनाती है? लैटरल कोड बनाती है। ठीक हो गया? इसके बाद जो आपका कहने का मतलब है जो लोअर ट्रंक है, जो लोअर ट्रंक होता है, ये लोअर ट्रंक है। लोअर ट्रंक ट्रंक का जो इंटीरियर डिवीजन होती है वो बनाती है मीडियल कोड। कौन सा कोड बनाती है? मीडियल कोड बनाती है। और तीनों ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन ये मिलके क्या बनाती है? पोस्टीरियर कोड बनाती है। फिर इनसे ब्रांचेस निकलती होती है। उम्मीद है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस समझ आ गया होगा। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो ब्रांचेस है, ओके, कुछ ब्रांचेस आपके रूट से निकल जाती है। ठीक हो गया? ओके। यानी जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस है उनको हम पढ़ लेते हैं। कुछ ब्रांचेस सीधा रूट से निकलती है। अब जो रूट से ब्रांचेस निकलती है वो दो नर्व होती है। एक होती है आपकी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। और जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू C5, C6, C7 होती है। C5, C6, C7 होती है। और लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करती है? सिराटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। और सिराटस एंटीरियर का मेन फंक्शन क्या होता है? ओवरहेड एबडक्शन, 90 से ऊपर एबडक्शन कराना। दूसरी जो ब्रांचेस होती है रूट से निकलती है वो होती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू C5 होती है। ये रोम्बॉइड मसल को सप्लाई करती है, रोम्बॉइड मसल को सप्लाई करती है। ओके। ये तो ये ब्रांचेस थी जो रूट से निकली थी। कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जो आपके ट्रंक से निकलती है। खास तौर पर सुपीरियर ट्रंक से निकलती है। सुपीरियर ट्रंक से निकलती है। दो एग्जांपल होती है इसके अंदर। एक होती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है वो सुपीरियर ट्रंक से निकलती है। रूट वैल्यू क्या है? C5, C6 होती है। और सुप्रा स्कैपुलर नर्व सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। ओके। इनके रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सुप्रास्पाइनेटस था उसका मेन फंक्शन क्या था। सुप्रास्पाइनेटस का मेन फंक्शन क्या था? कि इसने एबडक्शन करनी थी 0 से लेकर 15 वाली, 0 से लेकर 15 वाली।
और जो इंफ्रास्पाइनस था उसने लैटरल रोटेशन करनी होती है। क्लियर। इसके अलावा दूसरी नर्व होती है नर्व टू सब क्लेवियस। ये किसको सप्लाई करती है? इसका रूट वैल्यू C5 C6 होती है और ये सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। क्लियर। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो रूट से निकली, कुछ ब्रांचेस आपके सुपीरियर ट्रंक से निकली, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जो फाइनली कॉर्ड से निकलेगी। ओके, रूट्स हो गया, ट्रंक हो गया, डिवीजन से कुछ नहीं निकलता। इसके बाद आती है आपके कॉर्ड्स। ओके, कॉर्ड्स। जो आपके कॉर्ड्स थे वो तीन तरह के थे। एक आपका मीडियल कॉर्ड था, लैटरल कॉर्ड था, और आपका पोस्टीरियर कॉर्ड था। सबसे पहले पढ़ते हैं लैटरल कॉर्ड। जो लैटरल कॉर्ड होता है, लैटरल कॉर्ड से कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है, आर्टरीज कौन सी निकलती है, नर्व्स कौन कौन से निकलती है। क्लियर। जो लैटरल कॉर्ड होता है, इससे जो नर्व निकलती है उसका निमोनिक है 2LM। दो एल हो गए और एक एम होगा, LLM। एल से क्या होगा? लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो पेक्ट मेजर को सप्लाई करती है। ओके। एक और एल से क्या होगा? लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जो कि मीडियन नर्व बना देती है। और एक और एम से क्या होगा? मस्कुलोक्यूटेनियस, जिसने बाइसेप्स को और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो ये आ गया लैटरल कॉर्ड का। इसके बाद बारी है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड जो आपका लैटरल कॉर्ड था उसकी रूट वैल्यू होती है C5 C6 C7। जो मीडियल कॉर्ड था उसकी रूट वैल्यू होती है C8 और T1, C8 और T1। अब जो मीडियल कॉर्ड है उसमें से कौन कौन सी नर्व निकलती है? उसका निमोनिक है 4MU, 4MU। ओके, यानी क्या क्या निकलेगा यहाँ से? ओके, चार एम आएंगे। लेट मी शो यू। M M M M U। ठीक हो गया। अब क्या क्या बनेगा इनसे? एम से क्या होगा? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। ओके। एक और एम से क्या होगा? मीडियल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। एक और एल, एक और क्या होगा? एक और एम से क्या होगा? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ओके, एक आर्म वाली थी और दूसरी फोर आर्म वाली थी। एक और एम से क्या होता है? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यानी मीडियन नर्व के दो रूट होते हैं, मीडियल रूट और लैटरल रूट। और यू से क्या होगा? अल्नर नर्व होगी, अल्नर नर्व हो जाएगी। क्लियर। तो ये मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हमने पढ़ लिया है। इसके बाद लास्ट आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, पोस्टीरियर कॉर्ड को कहाँ लिखे? इधर लिखते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। जो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस होती है उसका निमोनिक है 2 स्टार। ओके, निमोनिक क्या है? 2 स्टार। और इस ठीक हो गया, 2 स्टार, 2 स्टार यानी दो एस हो गए, स्टार होगा। कहाँ पर अच्छे से करके लिखे इसको? ओके, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। पोस्टीरियर कोर्ड की ब्रांचेस हम पढ़ने वाले हैं। पोस्टीरियर कोर्ड से निकलता है 2 स्टार, दो एस आएंगे, इसके अलावा आपका स्टार AR। ठीक हो गया, दो एस है। पहले एस से बनेगा अपर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व। ओके, अगले एस से बनेगा लोअर सबस्कैपुलर नर्व। जो सबस्कैपुलर नर्व होती है कौन से मसल को सप्लाई करती है? सबस्कैपुलरिस को सप्लाई करती है, जिसका मेन फंक्शन क्या था? मीडियल रोटेशन और एडक्शन करना था। टी से क्या होता है? थ्रैकोडोर्सल नर्व है, थ्रैकोडोर्सल नर्व होती है। थ्रैकोडोर्सल नर्व ये लैटिसमस डोर्साई को सप्लाई करती है। ए से एक्सिलरी नर्व, जो किसको सप्लाई करती है? डेल्टोइड को और टेरिस माइनर को। आर से क्या होता है? रेडियल नर्व होती है, और रेडियल नर्व आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती होती है। तो ये सारी ब्रांचेस मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया ब्रेकियल प्लेक्सिस की। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर। ठीक हो गया। अब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस के कहने का मतलब है इंजरीज वगैरह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के तीन ट्रंक थे, सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक। जो मिडिल ट्रंक होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता। इंजरी होती है सुपीरियर ट्रंक की और मिडिल ट्रंक की, सुपीरियर ट्रंक की और इंफीरियर ट्रंक की। मिडिल ट्रंक की कोई इंजरी नहीं होती। सबसे पहले पढ़ते हैं अपर ट्रंक की इंजरी। जो अपर ट्रंक था उसमें कौन कौन सी रूट्स थी? अपर ट्रंक के अंदर आपका C5 और C6 आता है। जब C5 और C6 डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ओके, जब आपका C5 और C6 डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से एक पालसी होती है, उसको बोलते हैं अर्ब्स पालसी। ओके, क्या मिलेगी आपको? अर्ब्स पालसी देखने को मिलती होती है। C5 और C6 जब डैमेज होती है उसकी वजह से क्या होती है? अर्ब्स ड्यूशेन पालसी होती है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। ठीक हो गया। ओके,
अर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी आपको देखने को मिलती है। अब जो सुपीरियर ट्रंक होता है वो कब डैमेज होता है? सुपीरियर ट्रंक जब डैमेज होता है जब आपका नेक है और शोल्डर है, इसके दरमियान में एंगल बढ़ गया है, ठीक हो गया, ओके। या फिर जो बर्थ इंजरी हुई है, बर्थ इंजरी डिफिकल्ट लेबर की वजह से हुई है, ठीक हो गया, ओके। तो इसके ये कब डैमेज होता है? सुपीरियर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, जब आपका नेक और शोल्डर के दरमियान एंगल बढ़ जाता होता है, ठीक हो गया, लाइक कोई इंजरी हुई है या कोई बर्थ इंजरी हो गई है। और इस तरह के पालसी होते हैं अर्ब्स ड्यूशेन पालसी। अब हम इसको पढ़ते हैं, अर्ब्स ड्यूशेन पालसी को। जब पेशेंट को अर्ब्स ड्यूशेन पालसी होती है तो C5 और C6 ये आपके डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम सुपीरियर ट्रंक कहते हैं। जब आपका C5 और C6 डैमेज हो जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सिस का, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा? अर्ब्स ड्यूशेन पालसी। और इसमें जो बच्चे का हाथ होगा वो कैसा बन जाएगा? जिस तरह कोई वेटर टिप मांग रहा होता है, दिस इज कॉल्ड वेटर टिप पोजीशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो जो अर्ब्स ड्यूशेन पालसी है वो कब होती है? जब आपका अपर ट्रंक है उसकी ट्रैक्शन या टेयर होता है। अगर सुपीरियर ट्रंक का ट्रैक्शन या टेयर होता है उसकी वजह से अर्ब्स ड्यूशेन पालसी आपको देखने को मिलती होती है। इन्फेंट्स में क्या काज था? जब डिलीवरी के दौरान लैटरल ट्रैक्शन अप्लाई होती है। और अडल्ट में क्या काज होगा? फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, शोल्डर और नेक के दरमियान एंगल बढ़ गया, ओके। अब इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ये है कि आपकी तीन नर्व्स इन्वॉल्व होगी, एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्कैपुलर और आपका मस्कुलोकुटेनियस है। अब जो एक्सिलरी नर्व होती है, एक्सिलरी नर्व ने किसको सप्लाई करना है? डेल्टॉइड को सप्लाई करना है। और जब डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस होगी तो आपका क्या नहीं हो पाएगा? आपका एबडक्शन नहीं हो पाएगा। जब आपका एबडक्शन नहीं होगा तो जो आपका आर्म है उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी? एडक्शन हो जाएगी। तो पहली चीज आपने रट्टा मारनी है, इसमें क्या होगा? आर्म आपका क्या होगा? शोल्डर इडक्टेड होगा, हैंगिंग होगा बाई साइड, ठीक हो गया, शोल्डर इडक्टेड होगा। दूसरी चीज, सुप्रास्कैपुलर नर्व डैमेज हो गया है। सुप्रास्कैपुलर नर्व ने किसको सप्लाई करना होता है? सुप्रास्कैपुलर नर्व ने सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस वाला मसल को सप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। और इंफ्रास्पाइनेटस का फंक्शन क्या होता है? ओके, क्या करना होता है उसने? लैटरल रोटेशन करनी होती है। लेकिन जब आपकी लैटरल रोटेशन नहीं होगी आर्म की, तो जो आर्म कहाँ चला जाएगा? मीडियली रोटेट हो जाएगा। तो दूसरी चीज क्या है? आर्म की मीडियल रोटेशन होगी। शोल्डर इडक्टेड क्यों होगा? क्योंकि डेल्टॉइड की पैरालिसिस हो गई है। और डेल्टॉइड की पैरालिसिस का मतलब है एक्सिलरी नर्व की पैरालिसिस है, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई है। मीडियल रोटेशन का क्या मतलब है? आपका इंफ्रास्पाइनेटस हो गया है। और इंफ्रास्पाइनेटस क्यों होता है? क्योंकि सुप्रास्कैपुलर नर्व डैमेज हो गया है। अगर मस्कुलोकुटेनियस नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से आपका बाइसेप्स की वीकनेस, पैरालिसिस देखने को मिलेगी। और बाइसेप्स का फंक्शन क्या होता है? बाइसेप्स का फंक्शन है कि उसने एल्बो की क्या करनी है? फ्लेक्शन करनी होती है। जब एल्बो की फ्लेक्शन नहीं होगी तो एल्बो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। और बाइसेप्स का एक और फंक्शन भी होता है, बाइसेप्स ने क्या करनी होती है? बाइसेप्स ने फ्लेक्शन भी सुपिनेशन भी करनी होती है। जब आपका सुपिनेशन नहीं होगी तो वो हैंड क्या हो जाएगा? प्रोनेटेड हो जाएगा, प्रोनेटेड हो जाएगा। तो इस डायग्राम में देखो, इसका जो आर्म है मीडियली रोटेटेड हुआ पड़ा है, मीडियली रोटेटेड हुआ पड़ा है, प्रोनेट हुआ पड़ा है, ओके। और एडक्टेड हुआ पड़ा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस तरह वेटर टिप मांग रहा है, भीख मांग रहा है, या फिर कुछ रिश्वत मांग रहा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती होती है। दिस इज द अर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्लियर। तो अब हम चलते हैं लोअर ब्रेकियल पाल्सी। लोअर ब्रेकियल पाल्सी का क्या मतलब है? लोअर ब्रेकियल पाल्सी का मतलब है इंफीरियर ट्रंक डैमेज होगा। इंफीरियर ट्रंक की रूट वैल्यू क्या थी? इंफीरियर ट्रंक की रूट वैल्यू थी C8 और T1। जो C8 और T1 ये आपके इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, हैंड के मसल को सप्लाई करता है, ओके, ठीक हो गया, थ्रू अल्नर एंड मीडियन नर्व। जो अल्नर और मीडियन होती है वो C8 और T1 से निकलती है और हैंड के मसल को सप्लाई करती है। तो अगर पेशेंट को क्लम की पैरालिसिस हो गया तो आपके जो हैंड्स के मसल है उसकी पैरालिसिस देखने को मिलती है। और हैंड्स के मसल की पैरालिसिस होगी तो आपको क्ला हैंड देखने को मिलेगा। तो लेट्स डिस्कस द कॉजेस। तो जो क्लम की पैरालिसिस होता है इसमें इंफीरियर ट्रंक की इंजरी आपको देखने को मिलती है, इंफीरियर ट्रंक की इंजरी आपको देखने को मिलती है। अब इन्फेंट्स में क्या होगा? ओके, अगर इन्फेंट में अपवर्ड फोर्स लगाए, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करे तो उसकी वजह से क्लम की पैरालिसिस होता है। अगर लैटरल फोर्स अप्लाई करे तो उसकी वजह से अर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी होता है। तो ये फर्क देखने हैं। दूसरी तरफ
अगर नेक और शोल्डर के दरमियान एंगल बढ़ गया तो अल्पस पालसी है। लेकिन अगर आप गिर रहे हो और आपने क्या किया, किसी शाख को, टहनी को पकड़ लिया, ओके, तो उस केस में आपका लोअर ट्रंक डैमेज होगा। ओके, जैसे आपका लिम्ब सडनली पुल्ड हो गया अपवर्ड, तो उस केस में इंफीरियर ट्रंक डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप गिर रहे हो, आपने किसी चीज को ग्रैब किया है, या फिर बट इंजरी है, अपवर्ड फोर्स है, या फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में यही आपका लोअर ट्रंक अफेक्टेड होता है। इसके अलावा आपकी सब क्लेवियन आर्टरी आ जाती है, सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन आ जाती है। इसको बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। जब आपका क्लम्की पैरालिसिस होता है तो जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड्स होते हैं वो आपके पैरालाइज हो जाएंगे, और इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड होते हैं अल्नर और मीडियन नर्व के थ्रू आते हैं। अल्नर नर्व डैमेज होगी तो क्ला हैंड हो जाएगा, और मीडियन नर्व डैमेज होगी तो एप हैंड हो जाएगा। एप हैंड का मतलब है कि आप अपोजिशन नहीं कर पाओगे हैंड की। ओके, ठीक हो गया। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, और पेशेंट को क्ला हैंड देखने को मिलता है। अब क्ला हैंड क्यों आपको देखने को मिलता है? क्योंकि एक खास तरह के मसल्स होते हैं, वो है लुम्ब्रिकल्स। ओके, लुम्ब्रिकल्स करते क्या है? लुम्ब्रिकल्स आपके नॉर्मली करते क्या है? लुम्ब्रिकल आपके मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन कराती है, और आपके प्रोक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन कराते हैं। लेकिन जब आपके लुम्ब्रिकल की पैरालिसिस हो जाएगी तो जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लाइक ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। और जो आपके इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स है, इनकी फ्लेक्शन देखने को मिलेगी। इंटरफ्लेंजियल की फ्लेक्शन है और मेटाकार्पोफ्लेंजियल की एक्सटेंशन है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्ला हैंड। इसके अलावा आपको मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब में सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, जबकि अल्प्स ड्यूशिन में आपको लैटरल एस्पेक्ट पे लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलती होती है। इसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम भी एसोसिएटेड होता है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, ये आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर इसने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का भी एक्सप्लेन किया हुआ है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की वजह से क्या होता है? ओके, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का मतलब ये है कि सपोज ये बंदा है, ओके, ये बंदे की नेक है और उसका ये इसका हेड है। ओके, बड़ा फजूल डायग्राम बनाई है, और ये उसका चेस्ट आ जाएगा, थोरैक्स आ जाएगा। जहाँ पे थोरैक्स का और नेक का जंक्शन होना होता है, ओके, उसको बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट। अगर एक पेशेंट को सर्वाइकल रिब है, एक एक्स्ट्रा रिब है जो सर्वाइकल रिब से यानी सर्वाइकल कोर्ड से अटैच है, अगर पेशेंट को सर्वाइकल रिब है या पैनकोस ट्यूमर है, उसकी वजह से क्या मिलेगा? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है वो क्या होता है? ओके, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में आपको सर्वाइकल रिब या फिर कोई पैनकोस ट्यूमर है लंग्स का, वो आपको देखने को मिलेगा। यानी सर्वाइकल रिब होगी, पैनकोस ट्यूमर होगा। ओके, वो दो चीजों को कंप्रेस करेगा। वो होगा आपका लोअर ट्रंक होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का, और दूसरा आपको क्या मिलेगा? सब क्लेवियन वेसल्स आपको देखने को मिलती है। जब इन दोनों की कंप्रेशन होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। जब पेशेंट को लोअर ट्रंक की कंप्रेशन होगी तो आपको क्लम की पैरालिसिस मिलेगा। क्लम की पैरालिसिस का मतलब है कंप्लीट क्ला हैंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, इसके साथ और आपको क्या देखने को मिलेगा? सब क्लेवियन वेसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा? अगर आर्टरी है, आर्टरी दब गई है तो उसकी वजह से क्या होगा? स्कीमिया आपको देखने को मिलेगा। अगर वेन कंप्रेस हो गई है तो उसकी वजह से क्या मिलेगा आपको? एडीमा मिलेगा, कंजेशन की वजह से। उम्मीद है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आपको समझ आ गया होगा। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, ठीक हो गया। तो ये अब हम नर्व्स पे आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, इसने किसको सप्लाई करना होता है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करना है। ओके, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म होता है उसकी मोटर सप्लाई आती है मस्कुलोक्यूटेनियस से। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसकी सप्लाई आती है रेडियल नर्व से। अब जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसमें कौन कौन से मसल होते हैं? लाइक कोरेकोब्रेकियालस है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, ठीक हो गया। ओके, ब्रेकियालस मसल है, ये आपके मसल्स होते हैं मेन, ठीक हो गया। तो ये मसल्स होते हैं। ओके, अब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है ये कौन से कोर्ड से निकलती है? ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लैटरल कोर्ड से निकलती है। ओके, लैटरल कोर्ड का निमोनिक भी मैंने दिखाया था, आई थिंक सो। लैटरल कोर्ड कहाँ गया? ये था लैटरल कोर्ड। लैटरल कोर्ड से लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकलती है। तो अगर लैटरल कोर्ड ऑफ
ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो जाए तो मस्कुलर कुटेनियस नर्व डैमेज होती है। अगर मस्कुलर कुटेनियस नर्व डैमेज होगी तो बाइसेप्स और ब्रेकियालस मसल इसकी पैरालिसिस हो जाएगी। और बाइसेप्स का फंक्शन किया है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो कराना, एल्बो की फ्लेक्शन कराना, इसके अलावा सुपिनेशन करना, ये दो काम नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया। तो जब मस्कुलर कुटेनियस नर्व डैमेज होगी, फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी, और आपका कहने का मतलब है और क्या नहीं हो पाएगा, सुपिनेशन नहीं हो पाएगी। और ये आपको कब देखने को मिलता है, वन सेकेंड एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपको अर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी में देखने को मिलता है। ठीक हो गया, क्लियर। और इसके अलावा आपको लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, उसमें एनेस्थीसिया देखने को मिलता है, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। लेट मी एक्सप्लेन द डर्मेटोम ऑफ अपर लिम्ब। मैं अपर लिम्ब के सारे डर्मेटोम बता देता हूँ। ओके, सपोज ये आपका पूरा बाजू जा रहा है, ठीक है। ओके, ये आपका बाजू जा रहा है, ये आपका मीडियल साइड है, और ये आपकी लैटरल साइड है। ठीक हो गया। लेट मी एक्सप्लेन द डर्मेटोम। तो जो लैटरल आपका लैटरल आर्म होता है, लैटरल आर्म के लिए कौन सा होता है, C5 होता है। लैटरल फोर आर्म से लेकर थंब तक, लैटरल फोर आर्म से लेकर थंब तक, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वो C6 होता है। ओके, मिडल इंडेक्स और रिंग फिंगर इस तक आपका होता है C7 होता है। रिंग फिंगर और यहाँ तक आपका C8 होता है। मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म T1 होता है, और मीडियल साइड ऑफ आर्म T2 होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा अपर लिम्ब के डर्माटोम। लेट मी रिवाइज वंस अगेन। अगर मैं लैटरल साइड ऑफ आर्म से स्टार्ट करता हूँ, C5, C6, C7, C8, T1, T2, क्लियर। तो ये अपर लिम्ब के डर्माटोम है। तो इसमें एनेस्थीसिया आपको लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे देखने को मिलता है। तो ये क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ हैंड है, हैंड की क्यूटेनियस इनर्वेशन। ओके, तो पहले मैं आपको पाल्मर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ये पाल्मर एस्पेक्ट है। पाल्मर एस्पेक्ट में जो आपका कहने का मतलब है, जो रेडियल 3.5 है, रेडियल 3.5, रेडियल 3.5 का मतलब आपका थंब आ गया। ओके, थंब आ गया, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का लैटरल हाफ, ये आपका मीडियन नर्व से सप्लाई होता है। तो जो मीडियन नर्व होती है वो रेडियल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती होती है। जो अल्नर नर्व होती है वो मीडियल 1.5 फिंगर को सप्लाई करती है। ठीक हो गया, क्लियर। तो पहले तो आपने रट्टा मार लेना है। अब हम आ जाती है बैक पर। बैक पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका कहने का मतलब है रेडियल 3.5 फिंगर्स वो आपकी कहाँ से आती है, मीडियल नर्व से आती है। और जो 1.5 होती है मीडियल, वो अल्नर से आती है। लेकिन रट्टा मार लेना, जो मीडियल नर्व होती है सिर्फ वो प्रोक्सिमल फैलिंग्स तक रहती होती है। जो मीडियल नर्व होती है वो प्रोक्सिमल फैलिंग्स के सिर्फ पार्ट को सप्लाई करती है, प्रोक्सिमल फैलिंग्स के रेडियल 3.5 को। जो बाकी पोर्शन होता है वो रेडियल नर्व से इनर्वेशन लेता होता है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, तो ये सारा हमारा अपर लिम्ब था। ओके, क्लियर। आई थिंक अपर लिम्ब यहाँ पे आके फिनिश हो गया है। फिमोरल शीथ, फेमोरल ट्रायंगल, ये सारे चीजें हैं। एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, ब्रोंकोपल्मोनरी। ओके, तो ये अपर लिम्ब वाला चीजें डिस्कस हो गई है। लेट्स टॉक अबाउट, अब हम फर्स्ट एड से इसको कवर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट एड से इसको कवर कर लेते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को। ओके, ठीक हो गया। फर्स्ट एड सेक्शन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाला है। ओके, क्लियर। तो न्यूरोलॉजी आ गया है, तो ये मस्कुलोस्केलेटल हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने अपर लिम्ब को डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। अब हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, अपर लिम्ब वाली चीजों को। क्लियर। हम थोड़ा स्पीड मारेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए चीजें। ओके, लेट मी रेज दिस। ओके, जस्ट अब हम रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा अपर लिम्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। और मस्कुलोस्केलेटल काफी लंबा चैप्टर है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्स की नर्व्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। जो एक्सिलरी नर्व होती है उसका रूट वैल्यू C5 C6 से निकलता होता है। और एक्सिलरी नर्व कब डैमेज होती है, जब ह्यूमरस का सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है, या ह्यूमरस की एंटीरियर डिसलोकेशन होती है। जब एंटीरियर डिसलोकेशन होती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियर डिसलोकेशन की वजह से ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एंटीरियर डिसलोकेशन की वजह से आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी अफेक्टेड हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। पोस्टीरियर
सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये आपकी डैमेज हो जाती है। ओके। और जो एक्सिलरी नर्व होती है उसने डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करना है और डेल्टॉइड के ऊपर सेंसरी सप्लाई देनी होती है। ठीक हो गया। तो जब डेल्टॉइड मसल की इनर्वेशन कम हो जाएगी तो डेल्टॉइड की पैरालिसिस होती है, जिसकी वजह से शोल्डर कॉन्टूर कम हो जाता है। और आपकी जब डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस हो जाती है तो 15 से लेकर 90 डिग्री तक एबडक्शन नहीं हो पाती और डेल्टॉइड के ऊपर सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलता है। तो जो एक्सिलरी नर्व होती है वो शोल्डर ज्वाइंट की एंटीरो इंफीरियर डिसलोकेशन की वजह से डैमेज होती है, या सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस इसके फ्रैक्चर होने की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद है मस्कुलोकुटेनियस, ये अपर ट्रंक के कंप्रेशन की वजह से होती है। ओके। स्पेसिफिकली जो होता है लैटरल ट्रंक होता है। ओके। लैटरल कोड होता है क्योंकि लैटरल कोड से निकलती होती है, या सुपीरियर ट्रंक के कंप्रेशन की वजह से होती है, जो कि अर्ब्स ड्यूशीन पैरालिसिस में देखने को मिलती है। जब ये डैमेज होगी तो बाइसेप्स की पैरालिसिस होती है, जिसकी वजह से बाइसेप्स रिफ्लेक्स नहीं हो पाएगा, जिसकी रूट वैल्यू C5 C6 होती है। नंबर 2, फोर आर्म की फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं हो पाएगी। ओके। इसके बाद तीसरा क्या होगा, रेडियल साइड पर आपकी सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैं डर्माटोम पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। ओके। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद जो आपकी रेडियल नर्व होती है ये कब डैमेज होती है, जब एक्सिला की कंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल क्रचेस की वजह से, या सैटरडे नाइट पाल्सी की वजह से, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो चुका है ह्यूमरस का, या रिपीटेटिव प्रोनेशन या सुपिनेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक हो गया। ओके। क्लियर। अब यहाँ पर ना जो रेडियल नर्व होती है उसने क्या करना होता है, उसने आपके सारे जो एक्सटेंसर मसल है उसको सप्लाई करना होता है। अगर इसकी इंजरी अबव एल्बो है तब क्या होगा, अगर इंजरी बिलो एल्बो है तब क्या होगा। अगर इंजरी अबव एल्बो है तो आपका पूरा पैरालिसिस देखने को मिलेगा। लाइक कहने का मतलब है पोस्टीरियर आर्म पे सेंसेशन खत्म होगी, पोस्टीरियर फोर आर्म पे सेंसिटिव लॉस हो गया, डोर्सल हैंड पर, यानी पूरा जो पोस्टीरियर हैंड है, पोस्टीरियर अपर लिम्ब है, उस पे सेंसरी लॉस्ट होगा। नंबर 2, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। रिस्ट ड्रॉप का मतलब है एल्बो, रिस्ट और फिंगर की एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी और आपकी रिस्ट की ग्रिप नहीं बन पाएगी, क्योंकि ग्रिप बनाने के लिए आपके रिस्ट के एक्सटेंसर चाहिए होते हैं। इसके बाद अगर इंजरी बिलो एल्बो है, तो बिलो एल्बो है तब दो चीजें बच जाती होती है। नंबर 1 ट्राइसेप्स, नंबर 2 पोस्टीरियर आर्म सेंसेशन। तो इन दो चीजों से आप डिसाइड करते हो कि इंजरी आपकी अबव एल्बो है या बिलो एल्बो है। अबव एल्बो है तो ट्राइसेप्स भी डैमेज होगा, एल्बो की एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे और पोस्टीरियर आर्म की सेंसेशन नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। ओके। क्लियर। ये चीजें आपको देखने को मिलती होती है। इसके अलावा बाकी सब चीजें आपको देखने को मिलती है, लाइक रेडियल डोर्सल फोर आर्म का सेंसरी लॉस होता है और रिस्ट ड्रॉप होता है। रिस्ट ड्रॉप असल में किस नर्व की डैमेज होने की वजह से होता है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की वजह से। और सुपरफिशियल रेडियल नर्व सेंसरी लॉस करवा देती है। इसके बाद है मीडियन नर्व, C5 T1 है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में डैमेज होती थी, ये इसकी प्रॉक्सिमल है, जबकि डिस्टल लियन कार्पल टनल सिंड्रोम में होती थी। अब क्या होगा, इसकी वजह से आपका थिनार मसल की एट्रोफी होती है, और थिनार मसल का निमोनिक क्या होता है, निमोनिक लो दो लुम्ब्रिकल होते हैं। लुम्ब्रिकल कौन वाले, जो रेडियल मीडियन नर्व होती है उसके जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं सेकंड और होती है, तो फिंगर की फ्लेक्शन नहीं कर पाओगे। याद कर लो, जो मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व
थंब के सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है। मीडियन नर्व थंब की अपोजिशन कराती है, फ्लेक्शन कराती है, एबडक्शन कराती है, लेकिन जो थंब की एडक्शन होती है वो अल्नर नर्व कंट्रोल करती है। दोबारा बता देता हूँ, थंब के जो सारे फंक्शन होती है वो मीडियन नर्व कंट्रोल करती है, लेकिन थंब का एक ही फंक्शन है वो एडक्शन, वो अल्नर नर्व कंट्रोल करती है। और बाकी जो दो लुम्ब्रिकल होती है, चौथा लुम्ब्रिकल और पांचवा लुम्ब्रिकल, ये किसके कंट्रोल में होता है? ये अल्नर नर्व के कंट्रोल में होता है। और लुम्ब्रिकल करते क्या थे? लुम्ब्रिकल आपके मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करते थे, ओके, और आपके प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करते थे। ठीक हो गया? तो ये चीज देखने को मिलती है। और अगर अल्नर नर्व डैमेज हो गया तो मीडियल 1.5 डिजिट्स पर सेंसरी लॉस देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग हाइपोथिनार एमिनेंस। रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व ये कब डैमेज होती है? ये सुपरफिशियल लैसिरेशन के केस में डैमेज होती है। और इसकी वजह से क्या होगा? वंस अगेन आपको एप हैंड डिफॉर्मिटी होती है, जो कि एट्रोफी ऑफ थिनार मसल की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया? ओके। लेकिन इसमें क्या होगा? जो रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है वो मोटर होती है, मोटर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि मीडियन नर्व डैमेज हुई है या रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व डैमेज हुई है, आपने पेशेंट का सेंसरी फंक्शन चेक करना है। अगर सेंसरी फंक्शन नॉर्मल है इसका मतलब है रिकरेंट ब्रांच डैमेज हुई है। अगर सेंसरी फंक्शन चला गया है इसका मतलब है आपकी कौन सी नर्व उड़ गई है? मेन मीडियन नर्व डैमेज हो गया है। और ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो अगर नेक फ्रैक्चर होती है तो एक्सिलरी नर्व उड़ेगी, शैफ्ट फ्रैक्चर होता है तो रेडियल नर्व है, सुप्राकोंडाइलर है तो मीडियन नर्व है, मीडियल एपिकोंडाइल है तो अल्नर नर्व है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी सारा सेंसरी नर्व वगैरह एक्सप्लेन की हुई है। फॉर एग्जांपल जो एक्सिलरी नर्व होती है, ओके, असल में इन्होंने ना आर्म के 4 पीस किए हुए हैं। जो एक्सिलरी नर्व होती है ये लैटरल अपर आर्म को सप्लाई करती है, लैटरल अपर आर्म को। और जो रेडियल होती है वो लैटरल लोअर आर्म को सप्लाई करती है। जो इंटरकोस्टो ब्रेकियल है ये मीडियल अपर आर्म को सप्लाई करती है। जो मीडियल ब्रेकियल नर्व है वो मीडियल लोअर आर्म को सप्लाई करती है। मस्कुलोकुटेनियस ये लैटरल फोर आर्म को सप्लाई करती है। मीडियल एंटी ब्रेकियल ये मीडियल फोर आर्म को सप्लाई करती है। ओके। बाकी ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मीडियन नर्व है ये 3.5 लैटरल फिंगर के लिए, अल्नर नर्व 1.5 के लिए होती है। ये भी सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक हो गया? इसके बाद रोटेटर कफ वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं। रोटेटर कफ के लिए रोटेटर कफ क्या होते हैं? शोल्डर के मसल्स होते हैं जो कि रोटेटर कफ बनाती है। निमोनिक क्या होता है? सिट्स होता है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस होता है। एंटीरियरली कवर नहीं करते, दैट इज व्हाई एंटीरियो इंफीरियर डिसलोकेशन होती है। जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है सुप्रास्कैपुलर नर्व से इनर्वेट होता है। सुप्रास्पाइनेटस ने क्या करना है? 0 से लेकर 15 तक की एबडक्शन करनी होती है। मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ यही होता है। जब ये डैमेज होगा तो उसकी वजह से पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो जाएगा, पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया? और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एमटी या फुल कैन टेस्ट। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। ठीक हो गया? इसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस है, सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। ये एक्सटर्नल रोटेशन करता होता है। और ये जो बेस बाल खिलते हैं लोग जो पिचिंग करते हैं उनमें ये डैमेज हो जाता है। इसके बाद टेरिस माइनर है, एक्सटर्नल रोटेशन करता है, एक्सिलरी नर्व से इनर्वेट लेता होता है। सब स्कैपुलरिस ये मीडियल रोटेशन और रिडक्शन करता होता है, सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। रोटेटर कफ मसल एंटीरो इंफीरियरली शोल्डर ज्वाइंट को कवर नहीं करते, दैट इज वाई एंटीरो इंफीरियरली शोल्डर ज्वाइंट की डिसलोकेशन होती है, जबकि हिप ज्वाइंट की डिसलोकेशन पोस्टीरियरली होती है जिसमें शियाटिक नर्व डैमेज होती है। क्लियर? बाकी यहाँ पे सारे आर्म की एबडक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। 0 से लेकर 15 सुप्रास्पाइनेटस वाली होती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व। 15 से लेकर 90 वाली डेल्टॉइड होती है, एक्सिलरी नर्व। 90 से ज्यादा वाली ट्रापीजियस वाली एसेसरी नर्व, सेराटस एंटीरियर के लिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ओके, क्लियर? इसके बाद हमारा कहने का मतलब है सारा ब्रेकियल फ्लेक्सिस है। अगर आपका अपर ट्रंक डैमेज हो गया तो अर्च ड्यूशिन पाल्सी होगा, वेटेटिव पोजीशन होगा। लोअर ट्रंक डैमेज हो गया, क्लम की पैरालिसिस है, क्ला हैंड होगा। ओके। इसके बाद 3 वाला कहाँ पे है? 3 वाला यानी जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल नर्व निकलनी है, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। 4th वाली लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, सिराटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। ये डैमेज हो गया तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला आपको देखने को मिलता है कि जब आप दीवार के साथ खड़े होकर प्रेशर लगाओगे तो स्कैपुला पीछे की तरफ आ जाता है। जो आपकी 5 वाली है,
5 वाली कौन सी है? 5 वाली आपकी कहने का मतलब है एक्सिलरी नर्व है, तो इसकी वजह से डेल्टॉइड की पैरालिसिस होती है। ओके, 6th वाली वंस अगेन रेडियल नर्व है, सैचुरेटेड राइट पाल्सी में डैमेज होती है, रिस्ट ड्रॉप होता है। 7th वाली मस्कुलोकुटेनियस है, फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी, सुपिनेशन नहीं हो पाएगी। 8 वाली कौन सी है? मीडियन नर्व, थंब के फंक्शन खत्म हो जाएगी, थंब का इडक्शन नहीं खत्म होगी, बाकी सारे हो जाएंगे। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन मिलता होता है। 9th वाली अल्नर नर्व है, उसकी वजह से क्ला हैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। बाकी ब्रेकियल प्लेक्सस को याद करने के लिए रामू टेलर ड्रिंक ओल्ड बियर ये बताया हुआ है। और जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसके जो ट्रंक होते हैं, सुपीरियर मिडल इंफीरियर ट्रंक और सबक्लेवियन आर्टरी, ये एंटीरियर और मिडल सक्लेनी मसल के दरमियान में से पास करती है। वो जो सबक्लेवियन वेन है ये सक्लेनी ट्रायंगल से एंटीरियर मीडियल होती है। बस ये एमसीक्यू पॉइंट है, अब इनकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसको छोड़ दो। इसके बाद हम चलते हैं एल्प्स पाल्सी को। अब हम सारा रिवाइज कर रहे हैं। एल्प्स पाल्सी में अपर ट्रंक की डैमेज होता है। इन्फेंट में लैटरल फोर्स अप्लाई करने की वजह से अडल्ट में क्या होगा? अगर कोई ट्रॉमा हुआ, नेक का ट्रैक्शन हुआ, हेड और शोल्डर की इंजरी हो गई है, ओके, अगर डेल्टॉइड मसल और सुप्रास्पाइनेटस डैमेज होगी, एबडक्शन नहीं हो पाएगी और आपका आर्म इडक्टेड हो जाएगा। इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस डैमेज हो गए, लैटरल रोटेशन नहीं हो पाएगी, आर्म मीडियली रोटेटेड होगा। बाइसेप्स ब्रेकियाई डैमेज हो गया तो फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आर्म एक्सटेंडेड होगा और प्रोनेटेड हो जाएगा। इसके बाद क्लम की पैरालिसिस है, लोअर ट्रंक डैमेज होता है, C8 और T1 वाला। इन्फेंट में अपवर्ड फोर्स की वजह से अडल्ट में फॉर एग्जांपल कोई बंदा गिर रहा है, डूबते को तिनके का सहारा, कोई शार्क को पकड़ लेगा, दरख्त की टहनी को पकड़ लिया, तो उसकी वजह से होता है। इंट्रिंसिक मसल की पैरालिसिस देखने को मिलती है, लुम्ब्रिकल्स की, इंट्रोशियाई की, थिनार की, हाइपोथिनार की, क्योंकि दोनों नर्व इन्वॉल्व होती है। मीडियन नर्व और अल्नर नर्व आपको कंप्लीट क्ला हैंड मिलता है, क्योंकि जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं नॉर्मली मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करते हैं और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करते हैं। इसके बाद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, जिसके अंदर क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है इंटीरियर और मिडल सक्लानी के दरमियान में, सक्लानी ट्राइंगल होता है, उसके दरमियान में लोअर ट्रंक और सबक्लेवियन आर्टरी पास करती होती है। अगर पेशेंट को सर्वाइकल रिब है या पेनकोस्ट ट्यूमर है तो लोअर ट्रंक डैमेज होगा और सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस हो जाती है। जब आपका लोअर ट्रंक डैमेज होगा तो क्लम की पैरालिसिस होती है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड इसकी पैरालिसिस होता है। और जब सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज होगी, आर्म का स्कीमिया होगा, पेन होगा, और वेन डैमेज होगी तो एडिमा आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद विंगिंग ऑफ स्कैपुला, लॉन्ग थोरैसिक नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? अगर आप ब्रेस्ट की सर्जरी कर रहे हो, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी कर रहे हो, एक्सिलरी लिम्फ नोड को डाइसेक्ट कर रहे हो, तो ये नर्व डैमेज हो सकती है। जब ये नर्व डैमेज होगी, सेराटस एंटीरियर डैमेज हो जाएगा। सेराटस एंटीरियर डैमेज हो जाएगा तो ये नंबर 1 स्कैपुला को ये थोरैसिक केज के साथ एंकर नहीं कर पाएगा। एंकर नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। दूसरा, आर्म की ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगी। 90 से लेकर 180 वाली और ट्रेपीजियस और सिराटस इंटीरियर कंट्रोल करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट पर। जो रिस्ट होता है वो कार्पल बोन से बनता है, उसका निमोनिक होता है शी लुक्स टू प्रिटी। ओके, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ओके, ट्राई टू कैच हर, तो ये निमोनिक होता है। ओके, एसिस्टिफाइड ल्यूनेट ट्रिक्यूट्रियम पिजिफोम एटसे हेमेट कैपिटेट ट्रेपिजॉइड ट्रेपीजियम। ओके, जो स्केफाइड होती है ये आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में देखने को मिलती है। ये आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है। क्लियर? ठीक हो गया। ये आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बताया हुआ है। तो जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है ये दो टेंडन के दरमियान में देखने को मिलता होता है। ओके, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है और दूसरा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है। ठीक हो गया। इन दो टेंडन्स के दरमियान में स्पेस होती है, उसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। उसके दरमियान में स्केफाइड पाल्पेबल होती है और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में रेडियल आर्टरी ट्रैवल करती है। और मैंने आपको बताया था कि स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर कैसे होगा। अगर कोई डोलिसेंट है और वो फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है तो उसकी वजह से स्केफाइड फ्रैक्चर होती है। जब प्रोक्सिमल स्केफाइड का फ्रैक्चर होता है तो डिस्टल पार्ट की वास्कुलर नेक्रोसिस होती है। ओके, और रेडियल आर्टरी डैमेज हो जाती है। और ये जो फ्रैक्चर होता है इनिशियली एक्सरे पे नजर नहीं आता, 2 से लेकर 3 हफ्तों के बाद आपको देखने को मिलता होता है। अगर ल्यूनेट की डिसलोकेशन होती है तो वो क्या करती है? मीडियन नर्व को कंप्रेस करती है और कार्पल टनल सिंड्रोम कराती है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर टीनल साइन और फैलन साइन देखने को मिलता है। टीनल साइन और फैलन साइन देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हुक ऑफ हैमेट है।
जो हुक ऑफ हैमेट होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू वेयर देयर इज हुक ऑफ हैमेट। ओके, ठीक हो गया। हैमेट बोन कहाँ चलेगी? ओके, ये किनाल नजर आ रही होगी। ओके, दिस इज कॉल्ड गयोन किनाल। असल में ना जो अल्नर नर्व होती है और अल्नर आर्टरी होती है, अल्नर नर्व होती है और अल्नर आर्टरी होती है, एक किनाल में से पास करती है। ओके, असल में ना एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, जिसको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहते हैं। उसके अंदर से अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी क्या पास करती होती है और एक किनाल बनाती है, दिस इज कॉल्ड गेयोन किनाल, और ये आपकी हेमेट बोन है। ठीक हो गया। असल में होगा क्या, अगर पेशेंट को फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है, आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है, हुक ऑफ हेमेट फ्रैक्चर हुई है, तो वो गियोन किनाल को कंप्रेस करेगी। जब गियोन किनाल को कंप्रेस करेगी तो कंप्रेशन होगी अल्नर आर्टरी की और अल्नर नर्व की और अल्नर आर्टरी की, दिस इज कॉल्ड गियोन किनाल सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया आपका। इसके बाद हैंड्स के मसल्स पे चलते हैं। जो हैंड्स के मसल्स होते हैं, ये आपके थिनार मसल होते हैं, हाइपोथिनार होते हैं। ओके, डोर्सल इंटरोशियाई, पाल्मर सेक्शन वाले, अलबत्ता ये आपकी छोटी उंगली वाले है। ओके, मिनी माई लिखा होगा। जो डोर्सल इंट्रोशियाई है, निमोनिक रट्टा मार लो, डैब पैड, डैब पैड। डैब का मतलब क्या है? डी से डोर्सल, ए बी से एबडक्शन। जो डोर्सल इंट्रोशियाई होते हैं वो एबडक्शन करते हैं, पाल्मर वाले इडक्शन करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। पाल्मर वाले इडक्शन करते होते हैं। जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करना और प्रोक्सिमल और डिस्टल की एक्सटेंशन कराना। जो फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल होती है वो मीडियन नर्व से होते हैं, थर्ड और फोर्थ अल्नर नर्व से सप्लाई होते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ हैंड्स। अब हैंड्स की डिस्टॉर्शन पढ़ने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से समझना है। ओके, अब जो हैंड है, मुझे एक हैंड बनाना पड़ेगा। ओके, सपोज ये आपका थंब है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मिडल फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर है, ये आपकी छोटी फिंगर है। ओके, ये आपका हैंड है। तो इसमें से आपने रट्टा मारना है। ये जो आपका कहने का मतलब है, मिडल थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये जो तीन फिंगर्स होती है, थंब होता है और थंब होता है, आपका इंडेक्स फिंगर होती है और मिडल फिंगर होती है। ये तीन फिंगर किसके कंट्रोल में होती है? मीडियन नर्व की होती है। और मीडियन नर्व ने किसको सप्लाई करना होता है? फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल को सप्लाई करना होता है। असल में वो सेकंड और थर्ड होता है। ओके, जो ये दो होती है आपकी आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये किसके कंट्रोल में होती है? रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर अल्नर नर्व के कंट्रोल में होती है, अल्नर नर्व के कंट्रोल में होती है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मीडियन नर्व डैमेज होगी तो आपका थंब, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ये सही से काम नहीं करेगा। ओके, ये सही से काम नहीं करेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, अब इस डायग्राम को आपने गौर से समझना है। अब इस डायग्राम में आपने दो काम करने हैं। इस डायग्राम में आपने दो काम करने हैं। मैं आपको कमांड देता हूँ, आप खुद भी करते रहो, मैं भी करता रहूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने अपनी मुट्ठी बनानी है। सबसे पहले आप क्या करो? ओके, आपको मैं कमांड देता हूँ, अपनी फिस्ट बनाओ। ओके, मुट्ठी बनाओ कंप्लीट। ओके, अब अपनी फिस्ट को ओपन करो। अब अपनी फिस्ट को ओपन करो। जब आप अपनी फिस्ट को ओपन कियोगे, आपने पहले इनिशियली आपने मुट्ठी बनाई है, फिर आपने मुट्ठी को खोलना है। सबसे पहले आपने क्या बनाए? अपनी मुट्ठी को बनाने की कोशिश करो। जब आप फिस्ट को बनाने की कोशिश करोगे और अगर अल्नर नर्व डैमेज होगी, अगर आप क्या करोगे, यानी अगर आप फिस्ट को बना रहे हो, फिस्ट को बना रहे हो और अगर आपकी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है जब आप फिस्ट को बना रहे हो, आपकी मीडियन नर्व डैमेज है, मीडियन नर्व डैमेज है, तो आपकी फिस्ट नहीं बन पाएगी थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की। यानी अगर आप फिस्ट बना रहे हो और फिस्ट बना रहे हो लेकिन आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर तो कंप्लीटली क्लोज हो जाती है, लेकिन आपकी थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर क्लोज नहीं हो पा रही, इसका मतलब है मीडियन नर्व क्लियर है। ठीक हो गया। ओके,
ठीक हो गया। और आपका हाथ कैसे हो जाता है, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। तो हैंड ऑफ बेनिडिक्शन का क्या मतलब है, जब आप फिस्ट बनाओगे, मुट्ठी बनाने की कोशिश करोगे, मुट्ठी बंद करने की कोशिश करोगे, तो आपकी मिडल, इंडेक्स और रिंग फिंगर ये बंद नहीं हो पाएगी, ये उल्टा खड़ी रह जाएगी, जिसकी वजह से हैंड ऑफ बेनिडिक्शन होता है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके। और अगर आपका कहने का मतलब है, सपोज हम उल्टा काम करते हैं, पहले आपने फिस्ट बनाई थी, अब आप फिस्ट को क्या करो, ओके मैंने फिस्ट ओपन लिख लिया था, ये नहीं लिखना चाहिए था मुझे। ओके, सपोज कहने का मतलब है, अभी आपने पहले फिस्ट बनाई थी, अब आप क्या कर रहे हो, फिस्ट को क्लोज कर रहे हो, बल्कि फिस्ट को आपने क्लोज किया था, ठीक हो गया। पहले केस में आपने फिस्ट को क्लोज किया था, अब आप क्या कर रहे हो, मुट्ठी को खोल रहे हो, मुट्ठी को खोल रहे हो यानी फिस्ट को ओपन कर रहे हो। अगर आप फिस्ट को ओपन कर रहे हो और मीडियन नर्व डैमेज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ये तो खुल जाएगी, लेकिन आपका थंब, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर ये आपकी कहने का मतलब है खुल नहीं पाएगी। यानी जब आप मुट्ठी खोल रहे हो और आपकी ये 3 उंगलियां नहीं खुल पा रही, इसका मतलब है मीडियन नर्व डैमेज है, और वो भी डिस्टल लीगन है। ठीक हो गया। अब हम इसको ऑपोजिट करते हैं, अब हम पढ़ने वाले अल्नर नर्व का। जब भी अल्नर नर्व डैमेज होगी, आपकी ये साइड इफेक्टेड होगी। ठीक हो गया। यानी जब आप हैंड्स को क्लोज करोगे, मुट्ठी बनाने की कोशिश करोगे, ये दो फिंगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जब आप मुट्ठी को खोलोगे, फिंगर को एक्सटेंड करोगे, ये दो फिंगर एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। ओके, अगर आपकी फिंगर एक्सटेंड नहीं हो पा रही, मुड़ रही है, उसको बोलते हैं अल्नर क्ला हैंड। और अगर आपकी मुट्ठी सही से बंद नहीं हो पा रही, तो उसको बोलते हैं ट्रबल मेकिंग अ फिस्ट। ठीक हो गया, या इसको हम सिंपल ओके साइन बोलते हैं, ओके साइन। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। एट रेस्ट क्या होता है, हमारे एक्सटेंसर और फ्लेक्सर के दरमियान बैलेंस होता है। ओके, अब जो क्लाइंग होती है, क्लाइंग हमेशा आपको डिस्टल लीगन में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्टल लीगन थी मीडियन की, जिसकी वजह से क्ला होता है। क्ला का मतलब है फिंगर टेढ़ी हुई पड़ी है। ओके, तो अगर डिस्टल लीगन है, चाहे वो अल्नर की है, मीडियन की है, तो क्लाइंग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और अगर आपकी प्रोक्सिमल लीगन है, उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोक्सिमल में आपकी मुट्ठी नहीं बन पाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी चीज देखने को मिलती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये आपका अपर लिम्ब हो जाएगा। इसके बाद लोअर लिम्ब है, इसको अभी नहीं कर रहे, पहले हम अपर लिम्ब को फिनिश कर लेते होते हैं। क्लियर। तो हमारा अपर लिम्ब वाला कहाँ चला गया। ओके, ये बोन्स के डिजीज आना शुरू हो गया। तो कुछ डिजीज वगैरह को कवर कर लेते हैं। तो पहला मीडियल एल्बो या गोल्फर एल्बो है। अगर रिपीटेटिव रिस्ट की फ्लेक्शन कर रहे हो, कौन से लोग करते हैं, गोल्फर्स करते हैं, तो मीडियल एपिकोंडालाइटिस होता है। अगर आप टेनिस खेलते हो तो रिपीटेटिव एक्सटेंशन कर रहे हो, तो लैटरल एपिकोंडालाइटिस होता है। क्लेविकल इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन होती है, बच्चों में देखने को मिलती है। बर्थ ट्रॉमा की बात होती है, खास तौर पर शोल्डर डिस्टोशिया वाले पेशेंट में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। ठीक हो गया। क्लेविकल कब फ्रैक्चर होती है, जब फॉल ऑन आउटस्ट्रेच होना होता है, और इसका सबसे जो वीकेस्ट पॉइंट होता है वो मिडल और लैटरल 1/3 उसका जंक्शन होता है, उस पार्ट से फ्रैक्चर होती है। मिडल 1/3 का जो पार्ट होता है सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है। सपोज एक पेशेंट है जिसकी क्लेविकल फ्रैक्चर कर गई है। ओके, जब क्लेविकल फ्रैक्चर कर गई है, तो क्या होगा, शोल्डर आपका ड्रूप कर जाएगा, अपर लिम्ब ड्रूप कर जाएगा, क्योंकि क्लेविकल का मेन पर्पस क्या है, अपर लिम्ब को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और दूसरा, क्लेविकल शॉर्ट हो जाती है। क्लेविकल शॉर्ट होने का क्या मतलब है, जो लैटरल पार्ट है वो छोटा, वो नीचे गिर गया, और जो मीडियल पार्ट है उसको आपके पेक्टोरलिस मेजर खींच लेंगे, जिसकी की वजह से क्लेविकल आपकी शॉर्ट हो जाती है। क्लेविकल शॉर्टनिंग हो जाती है। शॉर्टनिंग का मतलब है कि जो लैटरल पार्ट है वो नीचे चला गया, और जो मीडियल पार्ट है उसको पेक्टोरलिस मेजर खींच लिया। ठीक हो गया। इसके बाद गयोन केनाल सिंड्रोम है। अगर कोई जो साइकिलिंग करते हैं लोग, हैंडल बार पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्नर नर्व की कंप्रेशन होती है गयोन केनाल में। या फिर हुक ऑफ हेमेट का फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से भी गयोन केनाल सिंड्रोम होता है। इसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है कार्पल टनल में, तो उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, जिसको फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कहते हैं, और कार्पल बोन्स के दरमियान में होता है। जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, तो लैटरल 3.5 डिजिट पर सेंसरी लॉस होता है, थीना मसल की एट्रोफी होती है। लेकिन कहते हैं जो सेंसेशंस होती है वो यूजुअली स्पेयर हो जाती है, बिकॉज सेंसेशन के लिए पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है, वो इसके ऊपर से निकल आ जाती होती है। इसके लिए दो साइन कराते हैं, टिनल साइन, फैलन साइन। टिनल साइन में क्या होता है, टैप करोगे टिंगलिंग मिलेगी। फैलन में क्या होगा, 90 डिग्री की फ्लेक्शन करोगे तब टिंगलिंग होती है।
क्या काज होती है कार्पल टनल सिंड्रोम के? आपने कार्पल टनल के साइज को कम कर देना है, लाइक प्रेगनेंसी में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, हाइपोथायराइडिज्म में, डायबिटीज में, एक्रोमेगाली में, रिपीटेटिव यूज की वजह से। क्लियर? तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये सारे आपके कहने का मतलब है लोअर लिम्स के डिजीज है, तो उनको हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद रेडियल, हाँ, हेड सबलक्सेशन है, उसको नर्स मिड एल्बो भी कहते हैं। अगर वो हाथ के बल बच्चों को उठाएगी तो जो रेडियस का हेड होता है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ्लेक्स और प्रोनेटेड हो जाएगा। इसको भी बाद में कर लेंगे। ओके। कॉमन पीडियाट्रिक्स फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये वास्कुलर नेक्रोसिस। ओके, तो ये हम बाद में कर लेंगे। ओके, तो मस्कुलोस्केलेटल इज वेरी ह्यूज। ओके।